So today our topic is torsion for non-circular torsion for cylinders with non-circular cross section. ये सर्कुलर ना होकर मान लेते हैं इनकी शेप है कुछ भी हो, नॉन सर्कुलर, सपोज चौरस समझ लो आप। ठीक है, इसके लिए बेस्ट ऐसे इमेजिन कर लो, ये भी तो एक सिलेंडर है विद नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा टॉपिक है, सिलेंडर्स विद नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और हमें निकालना है टॉर्जन, हमें उसका टॉर्जन डिस्कस करना है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, ये z इज इक्वल टू 0 है, ये भी ये z इज इक्वल टू l है, ये हमारा z एक्सिस है। ठीक है, अब z इज इक्वल टू l पर ये है, z इज इक्वल टू 0 ये है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट्स निकाली u और v, वो तो एज इट इज रहेंगी। मान लो u आया था माइनस अल्फा वाई जेड और v आया था अल्फा एक्स जेड, और w पहले हमारा 0 आया था सर्कुलर के लिए। अब वो नॉन सर्कुलर के लिए हमें मानना पड़ेगा कि वो अल्फा टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, क्योंकि नॉन सर्कुलर के लिए उसका टॉर्जन या उसकी डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द एक्सियल डायरेक्शन, ये एक्सियल डायरेक्शन है, जेड एक्सिस को कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन, इस तरफ 0 नहीं होगी। सिर्फ सर्कल के लिए ही कल हमने ये बात प्रूव की थी कि अगर सिलेंडर की बेसिस सर्कुलर है तो हमारी इसकी जो मतलब ये सर्कल ही रहेंगे, ये प्लेन ही रहेंगे, इनमें कोई टॉर्जन का इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। और कल ये स्पेशल प्रूफ हुआ था कि इफ दे आर सर्कुलर तो सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया ही, लेटरल सरफेस ही बेंड होगी, लेटरल सरफेस ही थीटा रोटेट होगी। जो भी एंगल इसका रोटेशन का होता है, रोटेट होना, वो लेटरल सरफेस ही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना, नोट्स में भी नोट कर लेना। इन सर्कुलर सिलेंडर्स, सर्कुलर का मतलब है कि उसके बेस सर्कुलर है, सर्कुलर सिलेंडर्स देयर इज नो वार्पिंग। वार्पिंग तभी, वार्पिंग शब्द का मतलब होता है रोटेशन ही होता है एक तरह का, मीनिंग में चेक करिएगा वार्पिंग क्या होता है। तो उसमें सर्कल्स की, प्लेन्स की कोई वार्पिंग नहीं है, देयर इज नो वार्पिंग ऑफ दीज बेसिस, जबकि यहाँ वार्पिंग होगी। वार्पिंग, ये आपके नोट्स में वर्ड गलत लिखा है, रैपिंग वर्ड लिख दिया उन्होंने गलती से, तो वार्पिंग है वो वर्ड, वार्पिंग। हियर वार्पिंग, यस यस देयर इज वार्पिंग। तो हम यहाँ स्टार्टिंग हमारी यही है, पहला फर्क है कि हम डिस्प्लेसमेंट्स जो पहले w को 0 ले रहे थे, यहाँ पर हम w को कहेंगे कि एक तो वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो एक्स वाई प्लेन में ही है। ये बेस है ना, ये एक्स वाई प्लेन में है, जिसकी वार्पिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके टॉर्जन की हम बात कर रहे हैं। लेटरल सरफेस का टॉर्जन तो हम जानते हैं, पहला आर्टिकल था, ठीक है, शेफ्ट वाला आर्टिकल था, वहां यही निकाला आपने कि लेटरल सरफेस का टॉर्जन क्या है। मुद्दा यह है कि ये वाले जो नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। तो इसके लिए जो W डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मानी जाएगी, उनकी डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई का फंक्शन है। और अल्फा इसलिए आएगा, हमने शुरू में कहा था कि जितना भी टॉर्जन होगा, कोई भी टॉर्जन प्रोपोर्शनल है, थीटा प्रोपोर्शनल है जेड के, उतना टॉर्जन ज्यादा होगा। टॉर्जन और थीटा मतलब आपस में एक जैसे हैं, टॉर्जन का मतलब ही घूमना है, एंगल से ही उसका लेना देना है, कितना घूमा।
और अगर वो इतना ज्यादा बेंड कर दिया जाए सिलेंडर कि वो टूट ही जाए, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब तक सेटिस्फाई हो रही है तब तक बैलेंस बना हुआ है। जैसे ही बैलेंस बिगड़ेगा और वो टूट जाएगी चीज, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी ओवर होगी वहां। तो टॉर्जन की भी एक सीमा है। जब टॉर्जन अपनी सीमा से ज्यादा हो जाएगा, जब हम इतना उस पर जोर लगा देंगे, इतनी भारी भरकम औजारों से उसे बेंड करेंगे, वो टूट भी सकता है। एक लिमिट होती है हर मेटल की, तो वो अगर उस लिमिट को क्रॉस करेंगे वो टूट जाएगा। अ, थीटा जितना ज्यादा है, मतलब उसकी रोटेशन जितनी ज्यादा है, टॉर्जन उतना ही ज्यादा है। और वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना जेड ज्यादा होगा उतना ही थीटा ज्यादा है। अब हमने वहां पर अल्फा को इंट्रोड्यूस किया था कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा जेड, और अल्फा को कहा था प्रोपोर्शनल, एक तरह से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अल्फा यहाँ अल्फा, तो अल्फा जेड, थीटा इज इक्वल टू अल्फा जेड। तो वो अल्फा मैं यहाँ भी लगा रही हूँ, डब्ल्यू में भी। जब वो यू और वी में है, सब कुछ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो डब्ल्यू भी अल्फा पे डिपेंड करेगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम फाई एक्स वाई। तो आपकी नोट्स में देखो, शुरुआत में वो कहता है क्रॉस सेक्शन डू नॉट रिमेन प्लेन, वो भी रैप्ड। रैप्ड की जगह यहाँ आएगा वार्प्ड। आप नेट पर चेक करिएगा, वार्प का मीनिंग यही होता है। हर सेक्शन वार्प होगा। हर सेक्शन का मतलब क्या होता है? हर सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, ये इसका पहला और आखिरी सेक्शन है, ये बीच के सेक्शंस भी तो हैं। अगर मैं इसको आरी से काटती हूँ और ये लकड़ी का लट्ठा है, तो ये बीच के भी तो सेक्शन है, तो चौरस ही तो आएंगे वो भी, जैसी इसकी बाहर की शेप है। तो वो ये कह रहा है कि ये सेक्शंस जो है ना, ये भी वार्प होंगे, सारे सेक्शंस वार्प हो जाएंगे। मतलब उसका है कि हर हिस्सा घूमेगा, सिर्फ ये नहीं कि शुरुआत और आखिरी वाला घुमा। जब रोटेशन हो रही है इन हिस्सों में, बेसिस में, तो वार्पिंग पूरे में होगी। ये मीनिंग है, ठीक है। फिर कहता है हर सेक्शन वार्प होगा। अब W जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, Z का फंक्शन नहीं होगा। तो और उसके बाद हम U को कहते थे माइनस अल्फा वाई जेड, डब्ल्यू V को कहते थे ये, W ये होगा। स्टार्टिंग हो गई यहाँ तक। अब हमने कह दिया भी ठीक है, U V W आ गए। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रेसेस पर, स्ट्रेसेस निकालेंगे। स्ट्रेसेस के लिए हमारा फॉर्मूला था टी आई जे इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू था ई आई जे। अब देखिए, हमने अपना थीटा के बारे में जब बात की थी, तो हमने कहा था कि थीटा होता है करली यू बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई, और करली डब्ल्यू बाय करली जेड। हमारा u में x नहीं है, क्यों? हम u को कह रहे हैं माइनस अल्फा म्यू बाय, क्यों म्यू नहीं, अल्फा बाय जेड। और v को कह रहे हैं अल्फा एक्स जेड। इसमें x नहीं है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। कर ली u बटा कर ली x खत्म। अच्छा, w को हम कह रहे हैं अल्फा फंक्शन ऑफ x एंड y, तो मैं कर ली w बटा कर ली z चाहती हूँ। अब कर ली w बटा कर ली z का क्या आंसर आएगा यहाँ से? आप कहते हो कि करली W बटा करली Z आपको चाहिए। करली W बटा करली Y निकल सकता है, करली W बटा करली X निकल सकता है, लेकिन करली W बटा करली Z जहां भी आएगा वो क्या बनेगा? जीरो। तो हमने कह दिया कि ये है जीरो। तो थीटा तो फिर जीरो हो गया, कैपिटल थीटा। ये बड़ा थीटा है और वो स्मॉल है, रोटेशन के लिए स्मॉल थीटा है, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब यहाँ पुट कर दो, ये टर्म तो खत्म। इसका मतलब मुझे निकालने हैं। अब मेरे पास टी आई जे क्या है? 2 म्यू ई आई जे है। अगर मैं टी एक्स एक्स निकालती हूँ तो वो जीरो आएगा, क्योंकि ई एक्स एक्स मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बताया था, ई एक्स एक्स का मतलब था करली यू बटा करली एक्स का डबल। करली यू बटा करली एक्स खुद ही जीरो है, ऐसे ही टी वाई वाई भी जीरो आएगा, और टी एक्स वाई भी जीरो आएगा, और टी जेड जेड भी जीरो आएगा। ये सारे जीरो आएंगे, पिछली बार सारे निकाले थे।
लेकिन टी जेड एक्स और टी जेड वाई आएंगे। टी जेड एक्स देखो क्या आएगा, टी जेड एक्स है 2 म्यू टी ई, ई जेड एक्स, ई जेड एक्स का मतलब है 2 म्यू, ई में हाफ होता है तो वो एक हाफ बटा बाहर आ गया, करली जेड बटा करली एक्स प्लस जेड की जगह डब्ल्यू, और करली एक्स का मतलब यू, करली यू बटा करली जेड। एक्चुअली इसका मतलब होता है यू जेड कॉमा यू 3,1 और यू 1,3, ऐसे होता है 3 1 है। करली डब्ल्यू बटा करली एक्स का मीनिंग हुआ करली फाई बटा करली एक्स और साथ में अल्फा, क्योंकि हमने इसको अल्फा फाई, अल्फा इंटू फाई एक्स वाई कहा था, तो फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। करली बटा करली जेड 0 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फा म्यू करली फाई बटा करली एक्स। कुछ गलती है अभी, ये पूरा ठीक नहीं है। करली बटा करली जेड भी आएगा, यू था हमारा माइनस अल्फा वाई जेड, तो अगर मैं करली यू बाय करली जेड निकाल रही हूँ तो वो आएगा माइनस अल्फा वाई, वो यहाँ कुछ होगा माइनस अल्फा वाई। ठीक है, अल्फा म्यू बाहर है, म्यू बाहर है, अल्फा इसके साथ आया। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करते हैं। अब अल्फा कॉमन निकाल लिया मैंने, जब अल्फा कॉमन निकाला और म्यू बाहर है ही, तो अंदर क्या रह गया, करली फाई बाय करली एक्स माइनस वाई। यानी कि मैं इसे कहूंगी टी जेड एक्स क्या आया है, अल्फा म्यू फाई ऑफ एक्स माइनस वाई। ऐसे ही जब टी जेड वाई निकलेगा तो उसमें इतना ही फर्क आएगा, अल्फा म्यू आएगा, अंदर देखो, अंदर यही चीज आनी है उसमें, जेड वाई में यहाँ करली डब्ल्यू बटा करली वाई आना है, तो यानी कि करली मतलब फाइव वाई आएगा, और वी हमारा होता है अल्फा वाई, अल्फा एक्स जेड। तो जब मैं करली वी बाय करली एक्स निकालूंगी, मेरा आना है करली वी बाय करली जेड। 2 मिनट लगेंगे, कर ही देती हूँ मैं, ऐसे तो ना तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगी। आपने इसको लिखा 2 म्यू ई जेड वाई, 2/2 म्यू बाहर, ई का मतलब है करली ई जेड यानी करली डब्ल्यू बटा करली वाई प्लस करली वी बटा करली डब्ल्यू, करली वी बटा करली जेड। 2 कट गया, म्यू बाहर है, करली डब्ल्यू बटा करली वाई का मतलब अल्फा करली फाई ओवर करली वाई, करली वी बटा करली जेड, वी हमारा था अल्फा एक्स जेड, तो करली वी बटा करली जेड का मतलब है अल्फा एक्स। अब यहाँ से म्यू बाहर है, अल्फा बाहर आ गया, अंदर रह गया फाइव वाई प्लस एक्स। हो गया यहाँ तक, एक ये आया और एक ये आया। अब आप देखिए, इसने यही निकाली है, ये टी वाई जेड निकाल दिया, ये निकाल के कह दिया ये टी वाई जेड के बराबर है और ये टी एक्स जेड के बराबर है, निकल गया। टी जेड जेड 0 दिखा दिया, बाकी सब 0 वही पुराने तरीके से। यहाँ तक का काम हो गया। अब हम आए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर। ये तो स्ट्रेस निकले हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लिखा गया, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो ये पूरा हो गया। हम इस पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, टी आई जे कॉमा जे, एफ आई 0 है क्योंकि बॉडी फोर्सेस नहीं है। अब इसको अगर मैं लिखती हूँ, पहले मैंने लिखा, मान लेते हैं आई की जगह मैं क्या समझूं, आप इसको ऐसे लिखो 1 1 कॉमा 1, टी 1 2 कॉमा 2, और T13 भी लिखना है, लिख लो T13 कॉमा 3। ठीक, ऐसे ही अगली क्वेश्चन बनेगी, पहले इसी को करते हैं। T11 आपका क्या है,
देखो मैंने कह रखा है सिर्फ मेरे पास टी एक्स जेड है और टी वाई जेड है, बस यही है ना। ये है मेरा T13 और ये है T23, इसके अलावा सब जीरो है। T11, T22, T33, T12, ये सब जीरो है। और इनके उल्टे भी, तो T11 जीरो है, T12 भी जीरो है, T13 यानी TX है। और 3 का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब TXZ मैंने अभी निकाला था, कितना आया था TXZ आया था म्यू अल्फा फाइव एक्स माइनस वाई। इसका मुझे विद रिस्पेक्ट टू z अगर लेना है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा? जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेने चलूंगी विद नो बॉडी फोर्सेस, हाँ जी, ना तो इसमें z है और ना ही इसमें z है, तो क्या बनेगा? जीरो होगी पहली इक्वेशन। ऐसी अगली इक्वेशन T21 वाली, T21 जीरो है, T22 जीरो है, T23 है, लेकिन T23 का विद टू z है। T23 की वैल्यू थी म्यू अल्फा, अंदर था 5i और यहाँ था प्लस एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू z। ना यहाँ z है ना यहाँ z है, तो जीरो आएगा। जीरो इज इक्वल टू जीरो, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड इक्वेशन में T31 1, T32 2, T33 3। अब 31 31 का मतलब है यहाँ T Z एक्स और उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ इसका मतलब है टी जेड वाई और उसका विद रिस्पेक्ट टू z। और यहाँ मतलब है टी जेड जेड और उसका विद रिस्पेक्ट टू z। ये तो जीरो है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। बाहर था मेरा क्या था? म्यू अल्फा पाई वाई प्लस एक्स, नहीं सॉरी, पाई एक्स माइनस वाई, पाई एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ था म्यू अल्फा पाई वाई प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू जीरो। म्यू अल्फा सारा कॉमन, पाई का डेरिवेटिव डबल हो गया, डबल एक्स, वाई का खत्म जीरो, यहाँ फाई का डेरिवेटिव डबल हो गया वाई वाई, एक्स का जीरो बराबर है जीरो। तो ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है अगर डेल स्क्वायर फाई जीरो हो, यानी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम तब सेटिस्फाई हो रही है इफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड ओनली इफ, उसके लिए फॉर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू बी सेटिस्फाइड फाई शुड बी हार्मोनिक। फाई को कैसा होना चाहिए? हार्मोनिक। फाई कौन है? फाई था जो डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट हमने मानी थी, हमने फाई का नाम आया ही इस जगह था, फाई को यही मतलब उसकी इंट्रोडक्शन दी थी कि फाई ये है। जब मैंने इस आर्टिकल में ही डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट आई है, पिछले दो आर्टिकल्स में तो डब्ल्यू जीरो था क्योंकि वहां क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था। इसी आर्टिकल में डब्ल्यू की वैल्यू थी अल्फा फाई एक्स वाई, तो फाई को हार्मोनिक होना पड़ेगा, तभी हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी। इसका मीनिंग हुआ कि आपकी ये डेल स्क्वायर फाई जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई ही तभी होगी अगर फाई कैसा होगा? हार्मोनिक होना चाहिए। हो गया यहाँ तक। अब आती है 29.4 नंबर की कंडीशंस बुक के हिसाब से। आई एस सोकोलॉनिकफ जो कि पेज नंबर 107 से शुरू है, उसके
पिछले पेज में 101 या उससे 101 102 में ये आपको कंडीशन मिलेगी। अब हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये कंडीशन लेटरल सरफेस की है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पूरी बॉडी के लिए थी, मतलब पूरे सिलेंडर के लिए थी। स्ट्रेसेस पूरे सिलेंडर के लिए निकले, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ लेटरल सरफेस के लिए होती है। और इसकी भी 3 इक्वेशनें हैं। हम तीनों इक्वेशंस की बात जब करेंगे, मान लो इसकी इक्वेशनें हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ देखो टी जेड एक्स न्यू एक्स, टी जेड वाई न्यू वाई, मैं एक ही कंडीशन लिख रही हूँ। बाकियों में क्या प्रॉब्लम है? बाकियों में प्रॉब्लम है जब मैं टी एक्स के हिसाब से चलूंगी, टी एक्स एक्स न्यू एक्स, टी वाई वाई, टी एक्स वाई न्यू वाई। और एक कंडीशन है टी वाई एक्स न्यू एक्स, टी वाई वाई न्यू वाई। तो ये दोनों कंडीशंस में ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसलिए ये जीरो बराबर जीरो है। तो हम इनको हमने लिखा नहीं, लेकिन लिखना चाहिए, तीनों कंडीशंस लिखनी चाहिए। ये कंडीशन 29.4 इक्वेशंस है और ये और ये लेटरल सरफेस के लिए ही होती हैं। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं अपनी बात कि हमें अब टी जेड एक्स न्यू एक्स है और टी जेड वाई न्यू वाई, इसको दिखाना है जीरो। तो जब मैंने टी जेड एक्स की वैल्यू रखी, वो है म्यू अल्फा फाई वाई माइनस एक्स न्यू एक्स, ये था। म्यू अल्फा को बाहर ले लो, फाई एक्स प्लस वाई न्यू वाई। अब हम कहते हैं म्यू अल्फा बाहर है, फाई वाई माइनस एक्स, न्यू एक्स का मतलब होता है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन न्यू एंड एक्स। ऐसे ही फाई एक्स प्लस वाई, ये है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन न्यू एंड वाई, और इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक पहुंच गए हम, देखिए आप नोट्स में, ये यहाँ तक पहुंच गई इक्वेशन। अब वो कहता है कि हमारा जो फाई है उसको पकड़, हम चाहते क्या है, हम कंडीशन निकालेंगे एंड में। ये कंडीशन निकलेगी कि आपका जो फाई है ना, क्योंकि फाई को आपने अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया इस आर्टिकल में, फाई का नाम आपने लिया है। आर्टिकल में फाई इन्वॉल्व नहीं था, फाई को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसलिए उस फाई की हरकतें या फाई के ऊपर क्या कंडीशंस है या वो फाई कैसा होना चाहिए, आपको एंड तक समझाना पड़ेगा। आपने कह दिया वो फाई हार्मोनिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डी फाई बाई डी न्यू ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ये यहाँ खत्म है कि फाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। आप ये इक्वेशन प्रूव करोगे। अब इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 लाइन का काम रह गया, हम यहाँ पहुंच चुके। हमने कहा अपनी तरफ से कि हमारा जो ये है, इसको बाद में देखते हैं, पहले हमने डी फाई बाई डी न्यू लिखा अपनी तरफ से। डी फाई बाई डी न्यू क्या होता है? फाई फंक्शन है एक्स और वाई का। अगर मैं डी फाई बाई डी न्यू लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, करली फाई बाई करली एक्स और डी एक्स बाई डी न्यू प्लस करली फाई बाई करली वाई और डी वाई बाई डी न्यू। ये आपका करली फाई बटा करली वाई का मतलब फाई वाई है। डी वाई बटा डी न्यू क्या होता था, अगर आपको याद हो, अभी ये फाई एक्स है आपका, ठीक है, आपको ये चाहिए, ये आपका ये चीज, ये है, ये डी वाई बाई डी और ये निकलेगा डी एक्स बाई डी न्यू, ठीक है। तो आपका ये बना पड़ा, ये आप कहते हो ये डी एक्स बाई डी न्यू कॉस ऑफ एक्स न्यू होता है, और ये कॉस ऑफ वाई न्यू। हमारा उल्टा क्यों हो रहा है? ये टी जेड एक्स में लिया फाई एक्स माइनस वाई, हम ले रहे थे फाई वाई, टी जेड एक्स क्या है, फाई एक्स ही है, मैं गलत पुट कर रही थी। टी जेड वाई फाई वाई है, फाई वाई प्लस एक्स, है ना, ये फाई एक्स। तो मेरी तरफ से ही वैल्यू गलत पुट हुई है। यहाँ आएगा
ये वैल्यू है टी जेड एक्स, तो टी जेड एक्स था कहाँ मिस्टेक है, टी जेड एक्स में है 5x और माइनस वाई, 5x है और माइनस वाई है, और यहाँ 5y है और प्लस x। तो 5x का मतलब 5x न्यू x हो गया, ये x है और ये y है, यहाँ y है और यहाँ x। हो गई कंडीशन सेट। 5x दिस, 5x ये dx बाई डी न्यू है, 5y dy बाई डी न्यू। तो यानी कि जो मेरी कंडीशन थी म्यू अल्फा, पहले इसको ठीक करके लिखते हैं, ये है 5x cos न्यू x माइनस वाई cos न्यू x प्लस 5y cos न्यू y प्लस x cos न्यू इज इक्वल टू 0। अब मेरी ये रकम और ये रकम ये तो बन गए डी फाई बटा डी न्यू, म्यू अल्फा इज इक्वल टू 0, म्यू अल्फा उसमें 0 में खत्म कर दिया। अब जो बची ये दो रकमें इनको हम बराबर के उधर ले गए, तो ये क्या बनी y cos न्यू x माइनस x cos न्यू y बनी। यही आपके आर्टिकल का रिजल्ट है। डी फाई ये y cos, यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि सिंगल वैल्यूड है, यहाँ से हमें पता चला फाई तो सिंगल वैल्यूड होना ही था, फाई से, और फाई इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, न्यू कौन है, नॉर्मल है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव ऐसा आएगा, फाई हार्मोनिक होगा। तो हमने इस आर्टिकल में फाई के बारे में सारा बताया। जो इससे नेक्स्ट बात है, 2 मिनट के लिए आप क्वेश्चन पढ़िए, है ही नहीं कोई क्वेश्चन, वो यही आर्टिकल है, डिटरमाइन ए फंक्शन फाई विच इज हार्मोनिक, हमने प्रूव किया, डेल स्क्वायर फाई 0, और जिसका नॉर्मल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं नॉर्मल डेरिवेटिव डी फाई बाई डी न्यू, वो ये आना चाहिए। तो और इसी आर्टिकल का दूसरा नाम है न्यूमैन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये इसी आर्टिकल का दूसरा नाम है। इस प्रॉब्लम, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई है फाई, वो फाई हार्मोनिक भी होगा और उसका डी फाई बाई डी न्यू ऐसा होगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया। जबरदस्ती दोबारा सोल्यूशन कर रहे, क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो वो ये बता रहा है एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में आपको यू वी डब्ल्यू निकाल के दिखाने हैं, जैसे आपने सर्कुलर शेफ्ट का आर्टिकल स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट करना है सारी बात। मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ, सर्कुलर शेफ्ट का आर्टिकल हर एक में रिपीट होएगा, क्योंकि यू और वी वही निकाले थे हमने। ठीक है, टी जेड एक्स ये सब निकाल निकाल कर दिखाने हैं आपने, बाउंड्री कंडीशन 29.4 में सब पुट करके दिखाना है, सब पुट करके, और ओवरऑल आपने सब यू वी निकाले हैं, देखो इसमें सब करके, और वही आर्टिकल दोबारा कर रहा है, यानी 3 पेज दोबारा भर रहा है, बात वही की वही है, सारी कंडीशन मैंने आपको करके दिखाई है, देयर इज नॉट अ डिफरेंस, एक सिंगल लाइन का फर्क नहीं है। बाई चांस उससे अगला क्वेश्चन भी डिट्टो सेम है, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, मैंने ये आपको टी वाई जेड बार बार निकाल कर दिखाया ये, और ये टी एक्स जेड निकाल कर दिखाया, और मैंने कहा बाकी सारे स्ट्रेस 0 हैं, और ये इक्विवेलेंट है एक टॉर्जनल कपल के, जो कि कहाँ पर है, z इजिकल टू एल एंड पर है, और रिजल्टेंट फोर्स वेनिश होता है। ये आर्टिकल हम कल करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज है, एफेक्ट्स वगैरह निकलेंगे, तो वी विल डू दिस आर्टिकल टुमारो। आज का हमारा लेक्चर यही था, और हम इसको ओवर करते हैं।